हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वीडियोज अभी हाल फिलहाल में नहीं आई हैं, 1-2 दिन में। उसके पीछे जेन्युइन रीजंस थे। उसमें से एक प्रमुख रीज़न ये था कि मैंने कुछ बुक वर्क ले रखा था जिसकी लास्ट डेट इन्हीं दिनों में है, अराउंड 30 जुलाई। तो इस वजह से वीडियोज नहीं आ पाए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें ये बातों का किसी को भी बताने की ना फुर्सत है और ना कोई उस संदर्भ में सोच पाता है। उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। सबका हेक्टिक शेड्यूल है, सबके लिए पैसा प्राइमरी है, होना भी चाहिए, जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। 4-5 चरणों में बातें हैं जो आपके रोज़मर्रा से स्पष्ट तौर पर जुड़ी हैं और लगभग सभी लोग इन चीज़ों को महसूस भी करेंगे। सबसे पहली एसएससी जेई से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। पहले तो जिन लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि एसएससी जेई, इसको जेई को जूनियर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फीलिंग जो लेते हैं, लोग समझते हैं खुद को, जैसे सपोज किसी का मन है एई तो मेरा 1 साल में निकल ही जाएगा, जिनके लिए जूनियर इंजीनियर सिर्फ जूनियर इंजीनियर दिखता है। तो सेंट्रल के जेई की वैल्यू आप एई से कम मत समझिए, क्योंकि इसमें एई का डायरेक्टली कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि हाँ CPWD का एई का फॉर्म निकला है तो आप भर दे रहे हैं। तो यही एक प्रोसीजर है इंट्री लेवल पे, और इसमें सैलरी के अलावा जो ऊपरी कमाई वगैरह रहती है वो बहुत ठीक ठाक रहती है जनरली। जो अगर आपके 425-30 नंबर यूपीपीएससी एई में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं जाकर अगर थोड़ी बहुत मेहनत मेंस में कर देंगे तो एसएससी जेई के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। हाँ, अब फॉर्म की संख्या पहले की तुलना में ज़्यादा भरी जाने लगी है। जो लोगों के मार्क्स अच्छे भी आते हैं वो भी भरते हैं, पहले इसके प्रति उतना रुझान नहीं था। अब इसको क्लियर करने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो अगर आप उतनी भी कर लेंगे तो आपकी रैंक बहुत ठीक ठाक आ जाएगा। अंडर 50 रैंक कोई रोक नहीं सकता है। अब वो प्राइमरी चीज़ें क्या हैं? 3 लेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर टेक्निकल पोर्सन। टेक्निकल पोर्शन के लिए 3 लेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। ये टॉपर्स जनरली इस्तेमाल करते हैं इसका। जिनके पास कम समय होता है उन्हें कोई भी एग्ज़ाम दे दो, वो एग्ज़ाम निकाल देंगे अनटिल एंड अनलेस कम से कम 4-5 साल से वो एग्ज़ाम हो रहा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक निश्चित पैटर्न हो। पहली लेयर जो होती है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ लगाए जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा। दूसरी लेयर होती है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जज किए जाते हैं कि कौन कौन से पोर्शन को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, कॉन्सेप्चुअली कौन कौन सी चीज़ें पूछते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू होके जाया जाता है। और जो थर्ड लेयर होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इस थर्ड लेयर में क्या करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, उसके सारे क्वेश्चंस पे ईयर वाइज देखते चले जाते हैं और ये देखते हैं कि अगर सॉइल मैकेनिक्स में 11 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं तो उसमें 7 टॉपिक पूछे जा चुके हैं। तो वो जो अदर देन 4 टॉपिक्स होते हैं उन पे बहुत प्रिसाइसली देखा जाता है कि इन चीज़ों से रिलेट करके नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चूँकि उन 7 टॉपिक्स को सेकंड लेयर में आप तैयार कर चुके हैं तो वो टॉपिक्स अपने आप में तैयार रहते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आए हैं रिपीट होना भी लाजमी है और नए क्वेश्चंस बनना भी लाजमी है। तो जब ये आप 3 लेयर स्ट्रेटजी अप्लाई कर देते हैं तो आपका लगभग वो पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसको 3 लेयर स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये लोग गेट में भी इस्तेमाल करते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी यही स्ट्रेटजी आती है, ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी यही स्ट्रेटजी है, एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू यही स्ट्रेटजी है। आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब यही 3 लेयर जितनी मतलब आप जितने इंटेलेक्चुअली इसको कंप्लीट करेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो एसएससी जेई के टेक्निकल पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स लाने का ये तरीका है। रही बात नॉन टेक की, तो नॉन टेक में मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, एमपी वाले में भी जितना कर सके अपने लेवल पे, जितना भी, हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो मेरा मैक्सिमम एफर्ट था, लेकिन अपने लेवल पे जो मेरा बेस्ट एफर्ट था वो मैंने किया। इसमें भी आपकी एसएससी जेई में नॉन टेक की बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएंगे। 5 अगस्त के बाद ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि हमने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है वो वर्क अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर वहाँ सामने वाले के सामने पर्सन क्रेडिट ख़राब होती है, और दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसी महीने आपका एग्ज़ाम है, अगस्त में लगा हुआ। तो ये चीज़ एसएससी जेई से रिलेटेड हो गई। दूसरी बात, यूपी पीसीएल को लेकर भी कुछ लोगों के मन में है कि यूपी पीसीएल एई का जीएस कैसे कंप्लीट करें। देखिए, इसका कोई सेट मेथड नहीं है। हाँ, जैसे आपकी चाबी किसी मैदान में खो जाए
तो अगर आप वहाँ ढूंढने जाएंगे तो आपका प्रोसीजर क्या होगा? उस मैदान में जो उसके इर्द गिर्द लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या वहाँ पे कोई मान लीजिए चरवाहा गाय चरा रहा है, तो उसी से पूछते हैं। तो उस एरिया के थ्रू जो लोग अवेलेबल होते हैं उन्हीं से उस चीज़ की हमें जानकारी मिल सकती है। ऐसे यूपी पीसीएल में जो क्वेश्चन जीएस के आते हैं वो लोग उठाएंगे कहाँ से? आप खुद इमेजिन करिए। इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं, इसीलिए वो लोग करंट भी क्वेश्चन नहीं देते। यूपी आरबीएनएल का जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, करंट का शायद ही कोई क्वेश्चन आया हो, जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो जीएस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चन रहते हैं। और बेहतर तरीके से कहिए आप तो लूसेंट के भी क्वेश्चन रहते हैं। लूसेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो पूछ लेंगे, उनके क्वेश्चंस कहाँ से होके गुजरेंगे वो भी बहुत नॉर्मली है। मैंने आपसे बोला है आप 15 से 21 या 14 से 21 यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जीके के नॉर्मल क्वेश्चन लगा लीजिए। बहुत डेप्थफुल, बहुत स्टेटमेंट टाइप के मत लगाइए। और अगर वैसे पूछें तो टॉपिक वाइज हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। जैसे महाजनपद है, इनकी राजधानी क्या है? 16 महाजनपद में अलग अलग राजधानी। बौद्ध संगीत कब कहाँ कैसे शुरू हुई, किसके कार्यकाल में शुरू हुई? आपके जो मुग़ल काल के शासक थे उसके दौरान कब किसने सिक्के चलवाए, कब किसने कौन सी नीतियाँ चलवाईं, कब किसने किन चीज़ों की प्रथा को बंद किया? जो लॉर्ड्स हुए, लॉर्ड मायो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिट्टन, इनके समय कौन कौन से कार्यकाल हुए? मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके चीज़ें पूछी जाती हैं, पॉलिटी से रिलेट करके चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चीज़ें सब वही हैं डेली, मतलब माइंड में जो यूज आती रहती हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, ऐसे तो क्वेश्चन देख लीजिए तो 10-12 हज़ार हो जाएंगे, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट अगर मुझे लगता है तो आप प्रीवियस ईयर के पीसीएस के क्वेश्चंस के थ्रू जाइएगा। उसमें भी चुनिंदा तरीके से जाइए। खुद आपको फील है कि पेपर प्रीवियस ईयर का अगर आप उठाएं तो 1 लाइनर 1.5 लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसमें फील आ जाती है कि इन्हीं क्वेश्चंस को देख लो। और जब आप ईयर वाइज ईयर जाएंगे ना तो आपको खुद फील आएगी कि हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं वही आए, लेकिन उस क्वेश्चन के आने पर जब माइंड उससे डील करता है, अगर ऑप्शन डिलीशन में भी आप जाते हैं कि ऑप्शन डिलीट करके देखते हैं कौन 2 बचते हैं, तो उसमें भी मदद मिलती है। मतलब क्वेश्चन अननोन से आप एफर्ट जोन में चले जाते हैं दैट। और ये सबके लिए कॉमन रहता है, और किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए, सब गेस टाइप से चलते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ भी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके लेक्चर्स हों यूट्यूब पर, आपने रात को 3 घंटे सपोज किसी का लेक्चर देखा, 3 आवर्स, आपको फीलिंग आ गई कि मुझे बिल्डिंग मटेरियल में सब कुछ आता है। उसके बाद पेपर में जब आप देखने गए, जो क्वेश्चन 3 मिले बिल्डिंग मटेरियल में, उसमें आप सिर्फ 2 कर पाए। जब तीसरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तब आपको फील आया इसमें कहाँ गलती हो गई, क्योंकि आपने डिपेंडेंसी किसे दे दी? एक टीचर को दे दी कि वो आपके उस पर काम करेगा, पूरी डिपेंडेंसी दे दी। तो ये चीज़ से बचिए कि जिन कोर्सेज को आप ख़रीद रहे हैं, टेस्ट सीरीज को आप ख़रीद रहे हैं, उसमें डिपेंडेंसी जब आप पूरी की पूरी सामने वाले को दे देते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को भी अनिश्चित कर लेते हैं। अब इसके पीछे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कैसे बनाई जाती है जान लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, चूँकि इस फील्ड में मैंने वर्क किया है इसलिए मैं उन चीज़ों को जानता हूँ। और ये बताना थोड़ा सा, दूसरे लोग, जितने भी लोग मतलब देखेंगे इसे, सुनेंगे गंभीरता से, स्पेशली टीचर्स या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इसको बहुत ख़तरनाक मानेंगे। उनकी निगाह में मैं उनके लिए कल्प्रिट हो जाऊंगा। येट आपके लिए सहूलियत के लिए बताने के लिए, क्योंकि फील आता है ना कि ये टेस्ट सीरीज बहुत रिसर्च के थ्रू बनती है। कोई रिसर्च नहीं होती है, एक प्रोसीजर है। यहाँ पे आरसीसी के आपको 3 बुक्स दे दी गई उसमें सर्किल लगा दिए किसी एक टीचर ने, और आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे सर्किल लगा दिए, या मैक्सिमम ऑल ऑफ द क्वेश्चंस बोल दिए गए कि आप टाइप कर दीजिए। गुप्ता एंड गुप्ता हो गई, गेट हो गई, 1 लाइनर हो गए, ईएस के क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और कुछ आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी क्वेश्चन हो गए, वाईसीटी के। अब यहाँ पे सपोज आरसीसी के 1000 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इसी तरीके से आपके सोम के हो गए, इसी तरीके के सॉइल के हो गए। तो होगा क्या, जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा तुरंत आपको आपके पास उसी टेस्ट सीरीज़ का आ जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, किसी भी कोचिंग का हो। तो वो लोग इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? इस वाले 1000 वाले से उठाए, कोई भी रेलेवेंटली उठा लो, ऑड फॉर्म में सारे क्वेश्चन उठा लो, ऑड फॉर्म में सारे क्वेश्चन उठा लो। वो बैठ के खुद थोड़ी ना करते, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। वो तो इंडिविजुअली जो बहुत मेहनत करता है उसका लेवल ही आपको अलग दिख जाएगा। इसमें से 50 क्वेश्चन उठा लो, सॉइल वाले से 30 क्वेश्चन उठा लो, इससे 10 क्वेश्चन उठा लो, मिला के एक टेस्ट सीरीज़ तैयार है। 10 टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई 2 दिन में।
और 499 रुपये, 1500 रुपये, 199 रुपये आपने परचेज कर लिया, आपको बड़ा थ्रिल आ रहा है, हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यू, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर देयर बिजनेस। और यही एक तरीका होता है। कहीं पे भी कभी भी मत सोच लेना कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर, तभी आप देखते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप लगा लीजिए, कितनी भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, जब पेपर आता है टेस्ट सीरीज़ से शायद ही कोई क्वेश्चन आ जाए, और वो नॉर्मली आप ना भी लगाएं तो वो बुक के ही क्वेश्चन है, अगर आप सही से देखें जाके। और नए क्वेश्चन फ्रेम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है और बहुत लेबर लगता है क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई। जिन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप सक्सेस को देखते हैं वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, और वो समझ में तब आता है जब आप उसके थ्रू होकर, अगर बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनिक मेहनत है जो आपने खुद की है रूम पे बैठ के, उसका बहुत बड़ा रोल है। बाकी उसमें वो प्रेरक के तौर पे प्रिपरेशन काम कर जाए, दैट इज़ अपार्ट थिंग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ, जैसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कुछ लोगों के नंबर यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी किसी में ऐसे नहीं आए जो उन्हें ये भरोसा दिला सकें कि हाँ आपका कोई एक जॉब सिक्योर है। उनमें कुछ का मन आता होगा कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना कैसा हो सकता है। कुछ को ये भी लगता हो कि जैसे ये पढ़ा रहे हैं ऐसे हम भी पढ़ाएं तो लोग हमसे जुड़ें और हमें फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, हम भी कुछ करेंगे। तो क्लियरली बता रहे हैं, मतलब इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि हम एक यूट्यूब चैनल खड़ा करेंगे, उसके थ्रू ये करेंगे, प्लीज़ अपने कैरियर के साथ मजाक मत करिए। हम जो काम कर रहे हैं वो एक एज पे आके कर रहे हैं। एक एज पे आके करने का मतलब है कि एक सैचुरेशन लेवल है रिलेटेड टू द जॉब, रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू द अर्निंग, रिलेटेड टू द मेनी फैक्टर्स ऑफ द लाइफ। और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आपने प्रोसीजर देखा होगा, हमारा काम करने का प्रोसीजर कहीं पैसा कमाना शायद ही हो, इवन फेम भी नहीं है, इवन मैं ना अपना फ़ोटो, ना अपना नाम, ना अपने आपको लाइव लाना, उन चीज़ों को नहीं रखता हूँ। तो मैं तो प्रेरक नहीं हो सकता हूँ, कोई इंस्टीट्यूट आपका प्रेरक हो सकता है। दूसरी बात, यूट्यूब चैनल से कमाई का दायरा ये है, आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। अभी तक तो मुझे कोई भी पर्सन नहीं मिला, चूँकि मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कितने डॉलर कितने पे क्या आ रहा है और आगे सीन क्या क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस अभी तक मैंने किसी भी वीडियो के थ्रू ये नहीं जाना है कि कोई सत्य बता दे। स्थितियाँ ये हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर सपोज 20,000 है, आपके सब्सक्राइबर 20,000 हैं, आप डेली बेसिस पे एक वीडियो डालते हैं जिस पे व्यूज रेगुलरली बेसिस पे 5,000 जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 सब्सक्राइबर हैं, रेगुलरली बेसिस पे 5,000 व्यूज जाते हैं, तब आपको जाकर 4,000 रुपये महीने मिलेंगे। ये सिचुएशन है। अगर आपके वीडियोज पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं और आपके व्यूज 20,000 डेली बेसिस पे जाते हैं, तब जाकर कहीं आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। और अगर आप सही से 2 महीने लग कर SSC JEE के लिए पढ़ लेते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे, और कम से कम 2-2.5 लाख रुपए ऊपरी इनकम रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बोला नहीं जाता है। तो इसलिए अपने कैरियर को दांव पे मत लगाइए। कुछ 1-2 चैनल्स के हमने देखे थे कि उन्होंने हमारी हिंदी उठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, कई एक्सपीरियंसेज है हमारे लाइफ के। अपने करियर को दांव पे मत लगाइए। अपना टाइम जब आप दूसरों को पढ़ाने के लिए यूटिलाइज कम एज पे करते हैं तो आपका करियर दांव पे लग जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको सच में पढ़ाना है तो 2 रास्ते सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला रास्ता जाता है थ्रू एमटेक। आप किसी भी, हम ये नहीं कहते अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं है तो आप 1 साल बैठ के एक कमरे में गेट में अच्छी रैंक लाएं कि हम IIT से एमटेक करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गेट दैट, वी विल गेट दैट। ये एक फैंटेसी है, ये एक फैंटेसी है, मान के चलिए। इवन अगर IIT से गेट की अभी शायद IIT मंडी में वैकेंसी निकली थी तो वहाँ पे शायद 6 वैकेंसी थी। 6 वैकेंसी के लिए 42 पर्सन्स पहुँच गए थे, जिसमें अराउंड 30 पर्सन्स वेयर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT। तो ऐसा तो आप सोचिए ही नहीं कि कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। IIT से पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी ये भीड़ मिल जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। ये चीज़ हो गई। तो एमटेक कहीं से भी आपकी हो जाए, वो आपके आज बीटेक अगर आप हैं और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो पहले तो आप प्राइमरली कहेगा आपने एमटेक की होती तो दैट विल बी बेनिफिशियल, AICT का रूल है, तमाम बातें बताएगा। बीटेक के बाद आपको जब मैक्सिमम सैलरी देगा तो 25,000 देगा, जब मैक्सिमम सैलरी देगा।
और बहुत मैक्सिमम देगा 30 तो बहुत रेयर केसेज में होगा, आपका गैप हो, आपने कहीं पढ़ा रखा हो, तमाम बातें हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और वही अगर एमटेक हो जाएगा तो आपकी यही शुरुआत 35 से हो जाएगी, और अगर कहीं आईआईटी से एमटेक है तो 45 से हो जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है एमटेक में। अच्छा, दूसरा पढ़ाने का तरीका, अगर बीटेक है तो आप प्राइवेट कॉलेज की बजाय जो कोचिंग्स खुली हैं, इंजीनियरिंग सक्सेस ऐसे तमाम कोचिंग्स हैं, जहाँ पे आप जाइए, अपनी बात रखिए, सीवी दीजिए, उनसे क्लियरली बोल दीजिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर, सैलरी वगैरह में परेशान मत करिएगा। जब आप क्लियरली बोलेंगे तो उनकी इंटेंशन थोड़ी सी सही रहेगी। और जो आदमी बिल्कुल अपनी मजबूरी लेके जाता है तो उसका शोषण करने के लिए वो एक तरीके का न्योता होता है कि हम सर पढ़ा के देख लीजिए। और वो अपने माइंड को स्ट्रांग वे में रखिए। और अगर किसी ने एमटेक बहुत अच्छी जगह से कर रखा, वो सोचता है कि नहीं मैं सिर्फ यही के एग्ज़ाम दूंगा या इस प्रोसीजर से जाऊंगा, ईएस निकालूंगा, तो देखिए सीटें लिमिटेड हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत पास आउट होते हैं। तो इस गैप को भी समझिए। एवरीवन थिंक दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, बट द थिंग इज़ दैट if 70 intelligent person are existing, the vacancy is only for 10, then what will happen with those 60 remaining? तो उनको ना अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी, बहुत से लोग एमटेक करके निकले हैं, वो तमाम तरीके के विचारों में प्रतिबद्ध हैं, मुझे पता है, उनके मन में बहुत से थॉट्स चलते हैं। आप अपने नियर बाई कॉलेज में जाइए, फील मत करिए नेगेटिव। कुछ भी हो, 2-4-5 दिन ऐसा लगता है, उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। आपके पास 45,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ आएंगे, 2-3 महीने में थॉट प्रोसेस बदलेगा, बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। और आपको सरकारी नौकरी जब लगनी होगी तो लगी जाएगी, उसको कोई फिर रोकता नहीं है। चीज़ें जब होनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऑन लेटर एज, समय से पहले भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये बात गलत नहीं है, ये बात बहुत सत्य है, तो इसको मान के चलिए। तो ये चीज़ हो गई एमटेक रिलेटेड। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने जो प्रॉब्लम्स डाली थी लर्न एंड अर्न सीरीज़ में, उसमें मोस्टली प्रॉब्लम यूपीएससी की थी और कन्वेंशनल पेपर सोल्यूशन, मतलब कन्वेंशनल पेपर के क्वेश्चन थे वो। और कन्वेंशनल पेपर सोल्यूशन मैंने यूपीएससी के सिविल का भी बना के भेजा है, घोस्ट राइटर के तौर पे। मतलब आप समझ सकते हैं, घोस्ट राइटर का मतलब ये होता है कि नेम इज़ नॉट कमिंग। और कन्वेंशनल पेपर सिविल का जो होता है, जिसमें आप एक तरीके से आईएएस बनते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईईएस। क्वेश्चन जो हमने आपको डाले थे वो ये सोच के डाले थे कि माइंड की बैंडविड्थ कैसी कैसी है। जो हमारे चैनल पे जुड़े सब्सक्राइबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बैंडविड्थ है आप लोगों की। आप ट्राई कर सकते हैं उस फील्ड के लिए, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, ट्राई तब करिए जब आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए। फिर आप यूपीएससी का फॉर्म भरिए, सिविल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाइए, एक ज़रूर एक्सपीरियंस लीजिए अनटिल एंड अनलेस आपकी एज निकल जाए, आपके सामने से अवसर निकल जाए। तो आईएएस इज ऑलवेज इन, ऐसी जॉब फिर है नहीं इंडिया में। तो ये चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगती हैं। बाकी जो भी एग्ज़ाम आपके सामने हैं, उनके लिए पॉजिटिव वे में लगे रहिए, साथ में अपने माइंड को रवा रखिए। रवा रखने का मतलब डायनेमिक रखिए। ए पर्सन हु इज़ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अगर वो 5 साल भी बीटेक के बाद ख़राब कर देता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस 5 साल की लर्निंग से जो माइंड तैयार हुआ है, वो थॉट प्रोसेस कैसा रखता है, इज ही कैपेबल टू यूटिलाइज दोज 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल अगर उनके ख़राब हुए हैं। आपको बता दें, ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर घनसाला सर 7 वर्ष में बीटेक किया था उन्होंने, 7 वर्ष में बीटेक किया था, एंड ही इज़ नाउ द वाइस चांसलर ऑफ ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी। तो लाइफ में क्या आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उससे डील कैसे करते हैं, अनसक्सेस से डील कैसे करते हैं, उसको अपनी ताकत बनाते हैं या उसको अपनी कमजोरी बना के दुखी होते हैं, ये आपके ऊपर है। अनसक्सेस से डील करना सीखिए, ये लाइफ है। आदमी जो सामने होता है, आज की डेट में जो थॉट प्रोसेस चल रही है, दैट इज़ अलाइव, वही मैटर करती है। आप कितना भी पास्ट लेके जाएंगे तो अपना प्रेजेंट ख़राब करेंगे, और कितने भी फ्यूचर की फैंटेसी में रहेंगे उसमें भी प्रेजेंट ख़राब करेंगे। क्योंकि फ्यूचर की फैंटेसी में हो क्या रहा है, थॉट प्रोसेस पे जी रहे हैं ना। तो फ्यूचर की फैंटेसी सिर्फ इतनी रखिए कि आगे जो कुछ भी होगा वो मेरे प्रेजेंट से होगा, और मैं प्रेजेंट पे जितना बेहतर करूँगा वही मेरा फ्यूचर बनेगा। तो फ्यूचर की इतनी सी फैंटेसी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। और वीडियोज कम ही आ पाएंगे, लेकिन जो आएंगे बहुत जेन्युइन आएंगे और बहुत सी चीज़ें कवर करते हुए आएंगे। और 5 अगस्त से मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ, तो चीज़ें बिल्कुल बहुत कायदे की रहेंगी। मेरी कोशिश हो रही है, 1-2 लोगों से बात चल रही है, इट इज़ पॉसिबल टू कम लाइव। I will teach you the way teaching is done. I hope. Thanks for watching.